तरीके से। चलिए, आज एक अहम दिन है आईपीओ मार्केट्स के लिए और हर्षिता जी जो बहुत ही लंबे समय से ज़ोमैटो को ट्रैक कर रही हैं, एक छोटे से एक रूम की कंपनी से उसका आईपीओ आपको आज खुलता हुआ दिखता है। हर्षिता जी, कौन सी ऐसी अहम चीज़ें जो आप इस आईपीओ में देख रही हैं? काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स है शैल, क्योंकि ये पहली देश की नई बिजनेस या फिर नया स्टार्टअप और फर्स्ट यूनिकॉर्न होगा जो भारतीय इक्विटी बाजार में पारी अपनी शुरू करने वाला है। आज आईपीओ खुल चुका है, 16 तारीख तक दरअसल ये आईपीओ खुलेगा। वेरी क्विकली आपको आईपीओ के डिटेल्स मैं बता दूं, अगर हमारे दर्शक अभी भी नहीं जानते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे, लेकिन देखिए आईपीओ का साइज क्या है। कंपनी दरअसल 9,375 करोड़ रुपए रेज कर रही है, जिसमें से फ्रेश इशू 9,000 करोड़ का रहेगा। 375 करोड़ ओएफएस रहेगा, जिसमें इन्फो एज जो इनका पहला निवेशक था और उन्होंने करीब ₹1.16 प्रति शेयर पर पैसे लगाए थे इस कंपनी में, वो 375 करोड़ रुपए निकालते हुए दिखाई देंगे। प्राइस हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। 72 से 76 के बीच कंपनी ने तय किया गया है, लेकिन खास बात यह है कि आईपीओ आने के बाद यानी कि लिस्ट होने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 60,000 करोड़ के ऊपर की आकी जाएगी, जो बहुत बड़ा है। साथ ही साथ वैल्यूएशन टर्म्स में ये पहली फूड टेक कंपनी होगी जो भारत में लिस्ट हो रही है। इसकी तुलना सीधे आप ग्लोबल पीयर से करते हैं। डोरडैश जैसी कंपनियां जो ऑलरेडी लिस्टेड है नैस्डैक पर, एक चाइनीज कंपनी भी है, और वैल्यूएशन के तौर पर अगर आप सिर्फ प्राइस बैंड से कंपेयर करें तो करीब 16 टाइम्स की वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप को बिजनेस देखें उन कंपनियों का, वो 6 से 7 गुना पर वैल्यूड है, ये 10 से 11 गुना पर वैल्यूड है। अब देखिए रिस्पांस क्या मिलने लगा है। रिटेल निवेशक आज से आवेदन देना शुरू करेंगे, लेकिन एंकर बुक इनकी आप कह सकते हैं पूरी तरह से बुकआउट हो गई। करीब 4,197 करोड़ की पूंजी इन्होंने एंकर बुक से रेस की है। 186 एंकर निवेशक इन्होंने जोड़े हैं, जिसमें भारतीय संस्थागत निवेशक हैं और ग्लोबल एफआईआईज हैं। बड़े नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। प्रोमिनेंट नामों में ऑफ कोर्स टाइगर ग्लोबल जैसे नाम है, अमेरिकन फंड्स है, न्यू वर्ल्ड फंड जैसे नाम निकल कर आए हैं। भारतीय फंड्स जिन्होंने इनफैक्ट इशू में सब्सक्राइब किया है, इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक, निप्पॉन लाइफ, यूटीआई म्यूचुअल फंड, बड़े लंबी लिस्ट है इन भारतीय निवेशकों की भी जो संस्थागत निवेशक है, म्यूचुअल फंड्स है, जो दरअसल आवेदन दे रहे हैं। खबरें थी कि एलआईसी भाग लेगा, एलआईसी ने आईपीओ एंकर बुक में एटलीस्ट पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब बिजनेस क्या है उस पर फोकस करते हैं और उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं उस पर फोकस करते हैं। तो ये देखिए इनके आंकड़े, एक चिंता जरूर थी इन आंकड़ों में कि दरअसल ये रेवेन्यू का आंकड़ा है, स्पेसिफाई करना चाहिए ये रेवेन्यू का आंकड़ा है। रेवेन्यू धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। FY20 इनके लिए सबसे बेहतरीन साल था। FY21 में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। EBITDA लेवल पर लॉस है, लेकिन EBITDA लॉस भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। ये पिछले 9 महीनों का जो कंपनी ने डेटा DRHP में दिखाया, 314 करोड़ का EBITDA लॉस FY20 में करीब 2305 करोड़ के आसपास का था, और ओवरऑल लॉसेस अगर आप देखें वो भी धीरे धीरे करके कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। FY20 में जो लॉस का आंकड़ा था वो 2358 करोड़ के आसपास का था, और अब जाकर ये आंकड़ा 682 करोड़ पर आ गया है। तो ऑन एन एवरेज लॉस कम हो रहा है। लेकिन इन टेक कंपनियों में निवेशकों को एक चीज देखनी है, एवरेज मंथली यूजर्स क्या है, और साथ ही साथ कंपनी के एवरेज मंथली ट्रांजैक्शंस क्या है, ग्रॉस वैल्यू क्या बनती दिखाई दे रही है। तो ये ग्रॉस वैल्यू का आंकड़ा है ऑर्डर्स का 6,170 करोड़ का। एवरेज मंथली यूजर्स हमने देखा है करीब करीब 30 के आसपास आंकड़ा दिखाई दे रहा है, और मंथली ट्रांजैक्शन का आंकड़ा करीब 10 से 6 के बीच है FY20 और FY21 में जो नंबर्स रिपोर्ट किए गए हैं। कंपनी हम सब जानते हैं फूड डिलीवरी बिजनेस में है, लेकिन यही नहीं, आगे चलकर कंपनी इनफैक्ट ग्रोसरी बिजनेस में एंटर करने वाली है। B2B इनका हाइपोप्योर बिजनेस है, जहां पर कंपनी बड़े पैमाने पर निवेश करती हुई दिखाई देगी। शैल, एक आंकड़ा जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह की रीच है इनकी। 3.5 लाख रेस्टोरेंट ज़ोमैटो के इस समय उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। ऑन एन एवरेज जो एक्टिव ग्राहक है, मंथली एक्टिव ग्राहक है, वो
4 करोड़ के आसपास है और फूड डिलीवरी इनका 85 से 90% का बिजनेस है। ये इनफैक्ट वो आंकड़े हैं जिस पर आपने ध्यान देना है। वो एक बार प्लेट आपको दिखा देते हैं कि कौन सी ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। राय बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं लॉस मेकिंग बिजनेस है, दूर रहना चाहिए रिटेल निवेशकों को। लेकिन आप देखिए सब्सक्रिप्शन लिस्ट में मोतीलाल, KR चोकसी, ICICI डायरेक्ट के नाम आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लिस्टिंग गेन के लिहाज से ही आप इसमें निवेश करें और कुछ की राय है लिस्ट होने दीजिए, लेवल सेटल होने दीजिए और उसके बाद नंबर्स देखकर इस स्टॉक में पैसा लगाया जाए। बड़े निवेशक एक्साइटेड है, अब देखना है रिटेल निवेशकों के बीच उतना ही एंथुजियाज्म देखने को मिलता है या नहीं। तो अगर दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसने जोमैटो का DRHP पढ़ा है तो वो हर्षदा जी हैं। आपको सारी डिटेल्स एक जगह मिल चुकी हैं। ये क्लिप आपको हमारे ट्विटर हैंडल्स पर भी मिलेगा और इसे बार बार जरूर देखिए। अब ऐसा करते हैं, प्रकाश दीवान साहब से जुड़ते हैं। प्रकाश जी, जोमैटो IPO पर आपकी राय, जिस हिसाब से एंकर बुक ओवर सब्सक्राइब हुई है 35 गुना, बताइए आप क्या रणनीति रखते हैं? शैल जी, इस टाइप की जब IPOs में एंकर बुक्स का जो वो आता है, खुलासा जब होता है, तब मुझे बहुत ये अच्छा लगता है कि हमको एक चीज की चिंता एज रिटेल इन्वेस्टर्स कम है और वो है कि लिमिटेड कैपिटल है। अगर मेरे पास पूंजी लिमिटेड है तो मुझे जबरदस्ती कहीं लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बिजनेस लॉस मेकिंग है, एबिटा नो डाउट नेगेटिव है, थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है जो नेगेटिविटी है, बट इसको कितना टाइम लगेगा प्रॉफिटेबल होने में, वो थोड़ा सोचने वाली बात है। और इस टाइप के बिजनेस जो मैंने पहले भी समझाया था जिसपे प्रीमियम मिलता है, वो इसलिए है कि इन्होंने ये कैटेगरी नई हमारे हिंदुस्तान के मार्केट में क्रिएट करी। और अगर आप ग्लोबली देखें तो जो चैलेंजर ब्रांड्स होती हैं उनके लिए ये कैटेगरी में सक्सेसफुल होना, कम पैसे कम लागत में बिजनेस ग्रो करना इजी बन जाता है, क्योंकि सारा जो वजन है, जो श्रेय जाता है इस कैटेगरी को क्रिएट करने, उसके लिए पैसा खर्चना जोमैटो ने किया और दूसरे लोग इसमें अब आ गए और आ सकते हैं आगे चल के डिलीवरी, फूड डिलीवरी बिजनेस में। और जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, रेस्टोरेंट वापस खुलते हैं, थोड़ा सा यहां भी कम होगा। और मॉडल्स हैं, बहुत सारे हैं जो चैलेंज कर सकते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स का, डोमिनोज का मॉडल देखिए, वो खुद के उस पर रिलाई करते हैं और वहां भी इतनी बढ़त हासिल हुई है उनको। सो मेरा ये मानना है कि लिस्टिंग पे आपको शायद, जैसे हर्षदा ने बहुत बढ़िया समझाया, कि इसमें जो डिमांड है, जो एंकर बुक 186 एंकर इन्वेस्टर्स है, फिर भी उनको पूरी तरह से जो चाहिए वो मिला नहीं होगा। तो कई लोग चेष्टा करेंगे कि लिस्टिंग पे लेके रख लें, चाहे वो जो भी लिस्टिंग हो, और लिस्टिंग पे लेके रख छोड़े और फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको अपने पोर्टफोलियो। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग पे अगर कुछ मिलता है, अगर अलॉटमेंट मिलता है और लिस्टिंग गेन्स आते हैं जब तब निकलना है, तो एक बहुत बढ़िया विकल्प है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये वही होने वाला है जो बर्गर किंग के साथ हुआ था। पहले दिन आपको बहुत इसमें एक्साइटमेंट देखी, भाव ऊपर तक गया, 235 तक गया और उसके बाद वो 135 तक आ गया। सो अगर कुछ ऐसा हो जाता है तब आप इसको इवैल्यूएट करें और समय दीजिए फॉर द बिजनेस टू टर्न प्रॉफिटेबल। बट लिस्टिंग गेम के अलावा इसमें कोई बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे अभी इन्वेस्ट करने की बहुत चेष्टा नहीं करूंगा।